दिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जहां पर जम्मू में हालात मामूल पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं और इस हालात को देखते हुए पाकिस्तान बौखलाया हुआ। एक बार फिर से पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में ये फायरिंग की गई है, छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है और मोर्टार शेल दागे गए हैं। हिंदुस्तानी फौज ने भी मौसर जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजौरी के नौशहरा सेक्टर से, जहां पर पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है, छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है और मोर्टार शेल दागे गए हैं। हिंदुस्तानी फौज भी मौसर जवाब पाकिस्तानी फौज को दे रही है। तो एक तरफ जहां जम्मू में हालात पटरी पर लौट रहे हैं, इस बीच पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है और ये खिलाफ वर्जी राजौरी के नौशहरा सेक्टर में की गई है। छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है और मोर्टार शेल दागे गए हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं समीर बताइएगा, कितने बजे पाकिस्तान की तरफ से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, क्या कुछ तफसीलात, क्या कोई जानी और माली नुकसान भी हुआ है? देखिए सना, जो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कल शाम को जब पाकिस्तान ने ये सुना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी जो एक नाकामी, उसको बड़ी नाकामी वहां पे हासिल हुई और उसके बाद जाहिर तौर पर जो एक्सपेक्टेड था, जिसकी उम्मीद लग रही थी और वही हुआ। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त फायरिंग की और रात को उन्होंने सबसे पहले मेंढर और केजी सेक्टर जो है, मेंढर और केजी सेक्टर जो कि पूंछ में पड़ता है, वहां पे फायरिंग की। मानकोट और मेंढर के जितना भी सेक्टर है वहां पे फायरिंग की रात को और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया वहां पे आर्मी ने। और आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब पाकिस्तान ने फिर नौशहरा सेक्टर जो कि राजौरी में पड़ता है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे फायरिंग शुरू कर दी और जो है स्मॉल आर्म मोटार से उन्होंने फायरिंग शुरू की। और अभी जो आर्मी का स्टेटमेंट आया है और आर्मी के मुताबिक जो अभी भी रुक के वहां पे फायरिंग चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ पाकिस्तान डिफेंस इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहा है, बल्कि कई रेजिडेंशियल एरिया जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे उनसे भी फायरिंग की है। तो जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान की बौखलाहट है, लेकिन भारतीय फौज उसका मुंह तोड़ जो आर्मी हमारी वहां पे है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी रहती है, तो उस फायरिंग का वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अभी जो रुक के वहां नौशहरा सेक्टर में फायरिंग हो रही है, लेकिन जो पुंछ में मनकोट और महेंद्र सेक्टर में जो फायरिंग हुई थी, केजी सेक्टर में, वहां पे रात को फायरिंग हुई, उसके बाद वहां पे अभी कोई फायरिंग नहीं हो रही है। तो जाहिर तौर पर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि हालात जिस तरह के बने हुए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो है नाकामी मिली है, जिस तरह कोशिश की थी उन्होंने कल, और जिस तरह से रशिया, अमेरिका और बाकी ब्रिटेन ने उसकी कोशिश को नाकाम किया है कश्मीर इशू को उठाने की, आर्टिकल 370 हटने का जिस तरह से उसने अपोज किया था, उसको वहां कामयाबी नहीं मिली, तो उसको बौखलाहट जाहिर तौर पर सामने आई है। और ये डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे थे, कल भी हमने बात की थी, तो उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान आइसोलेट होता जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में बाकी के मुल्कों के सामने, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल आईबी पर अपनी हरकतें ज्यादा तेज करेगा, जो उनकी फायरिंग करने का सिलसिला है। क्योंकि अभी मैं बता दूं आपको, बहुत सारे मिलिटेंट जो हैं वो ट्रेन हैं वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लॉन्चिंग पैड्स पे, उनको भी वो इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहता है, यहाँ पे घुसपैठ करवाना चाहता है। और उनमें से कहा जा रहा है, जो इनपुट्स आए हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं, कि कई फिदाइन भी हैं जो उनको वो इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहता है, घुसपैठ करवाना चाहता है। और जाहिर तौर पर जो सारी परिस्थिति को देखकर जो सारे हालात बने हैं और जो जिस तरह की कश्मीर में इस वक्त जो हालात को बिगाड़ने की एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से है, उसको देखते हुए जो इतने भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर, और जो इंटरलैंड्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, वहां पे सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। मैं यहाँ पे एक और बात जोड़ दूं कि ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट भी है कि कुछ मिलिटेंट जो फिदाइन है, तकरीबन 3 से 4 फिदाइन है, वो जो कठुआ सांबा बेल्ट से इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं कि वो वहां से उन्होंने घुसपैठ की है। तो उसको देखते हुए जो सांबा और कठुआ का जो रूट है, वहां पे चप्पे पे जो आर्मी इंस्टॉलेशन हैं और जो डिफेंस इंस्टॉलेशन हैं या गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पे सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। जो आर्मी स्कूल्स हैं वहां पे सिक्योरिटी को और बीफ अप कर दिया गया। तो सना, टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त के जो हालात बने हैं वो बहुत ही कशीदा है और खासकर बॉर्डर पे
क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज्यादा हलचल है। पाकिस्तान ने भी जब से ये आर्टिकल 370 को हटा दिया इंडिया ने और बड़े डिसीजन कश्मीर पर लिए, उसके बाद वहां से कई जो आर्मी के हमने जो ऑब्जर्व किए गए हैं कि पाकिस्तान ने अपनी मूवमेंट वहां पे बढ़ा दी है, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है, और उसके साथ साथ जो मशीन गन और बाकी चीजें वहां पे उन्होंने इंस्टॉल किए हैं। तो कुल मिला के ये इन तमाम चीजों को देखकर समीर यही लगता है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद आलमी सतह पर एक बार फिर से पाकिस्तान का रवैया सामने आ गया, सभी के सामने, पूरी दुनिया ने देख लिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल हमने देखा जो फैसला लिया गया, उसके बाद पाकिस्तान ये चाहता ही नहीं है कि खित्ते में अमन बरकरार हो, जिसकी मुदाखलत करते हुए और अमन की बरकरारी ना रहे, जिसकी वजह से नापाक करतूत एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान जिस तरह से कोशिश कर रहा है, पिछले जब से ये हुआ है 5 अगस्त को, तब से लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो अमेरिका, ब्रिटेन, बाकी जो कंट्रीज हैं, उनकी इस्लामिक कंट्रीज, उनको ये बावर करवाया जाए, उनको एक झूठ फैलाया जाए कि जी जो कश्मीर में है लोगों को वहां पे हिरासा किया जा रहा है, वहां पे उनको अंदर रखा जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जाता है। एक प्रोपेगेंडा, और ये भी एक प्रोपेगेंडा उनकी मीडिया की तरफ से, उनके डिप्लोमेट्स की तरफ से फैलाया जा रहा है कि आर्टिकल 370 का जो इशू है वो हटा नहीं सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो है एक मुबैना तौर पर एक मुतनाज़ा इलाका है। तो वो सारी चीज परस्त हो गई है, नाकाम हो गया है पाकिस्तान। पहले कल भी आपने देखा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरह उसको नाकामी हाथ लगी है। वहाँ कोई भी चाइना के बगैर कोई भी बाकी कंट्रीज जो है, खासकर रशिया, वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए, वहाँ पे कोई भी इस पर बात नहीं हुई। और उससे पहले भी जितने भी अमेरिका के स्टेटमेंट आए, रशिया के आए, यूरोपियन कंट्रीज के या इस्लामिक कंट्रीज के, वो कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान में जो अंदर के अपोजिशन पार्टीज हैं, जो इमरान खान के अपोजिट पार्टी है, जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी है या बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी है पीपीपी, वो लगातार दबाव एक बढ़ा रही है। और आपने देखा पार्लियामेंट में किस तरह से इमरान खान को बहुत ही जबरदस्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा। तो जाहिर तौर पर जो वहाँ की आर्मी है और वहाँ की खुफिया एजेंसी है, वो भी अब बौखलाहट में आ गए हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि सारा दबाव उन पर ही पड़ जाता है। जब गवर्नमेंट वहाँ पे नाकाम रहती है, जब गवर्नमेंट को दबाव का सामना करना पड़ता है, तो जो फोकस है वो फिर आर्मी पर जाता है और आर्मी ही कमांड रहती है। और तो फिर आर्मी जब अब चाहेगी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर इंडिया को एंगेज रखे, उसको कोई वहां पे कोई ऐसी हरकत करे जिससे इंडियन आर्मी को नुकसान हो। लेकिन इन सारी चीजों को, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में सारी जगहों पे चप्पे पे सिक्योरिटी है, पहले ही बढ़ा दी गई थी, और अब और मजीद जो खुफिया एजेंसीज के रिपोर्ट भी सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद लगातार जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन है, डिफेंस इंस्टॉलेशन हैं, या जितने भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जितने भी इलाके हैं जहाँ खतरा रहता है मिलिटेंट्स के हमले का, या जहाँ खतरा रहता है कि वहाँ पे कोई इन्फिल्ट्रेट करे, चाहे आईबी पे हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो सारी जगहों पे वो कर रहा है। लेकिन आपने सही कहा, ये बौखलाहट है पाकिस्तान की, और जिस तरह से पाकिस्तान धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में अलग थलग सा हो गया है, तो उसको देखते हुए वो अपनी बौखलाहट दिखाना चाहेगा और अपनी ऐसा ऐसी नापाक हरकतें करना चाहेगा जिससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को थोड़ी प्रॉब्लम हो। लेकिन जो हमारी सरकार है, और जिस तरह राजनाथ सिंह ने भी कल कहा है कि अगर हम न्यूक्लियर हथियार, पहले हथियार न करने का हमने शर्त रखी है, तो आगे हम वो शर्त रखें ना रखें, वो परिस्थिति पर, वो उसकी उस मौके की नजाकत को देखकर लिया जाएगा वो डिसीजन। तो जाहिर तौर पर हिंदुस्तानी तैयार है, हिंदुस्तानी फौज तैयार है, और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के इशू पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से अब हालात भी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, पाबंदियां उठ रही हैं, कश्मीर में लैंडलाइन सर्विसेज बहुत जल्द बहाल की जाएंगी, मोबाइल सर्विसेज भी बहाल हो रहे हैं, यहाँ इंटरनेट सर्विसेज जम्मू में 4-5 डिस्ट्रिक्ट में बहाल किए गए हैं, और कुछ दिनों में 12 डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ बहाल किए जाएंगे। कश्मीर में अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, ऑफिस भी खुल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस सभी चीज से पाकिस्तान और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, और ज्यादा उसमें एक बेचैनी पैदा हो गई है। तो यही वजह है कि वो अब जो है हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है, एक साजिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तानी फौज ने या हिंदुस्तान की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर में हैंडल किया चीज को, उसको देखते हुए पाकिस्तान के जितने भी जो मंसूबे हैं वो नाकाम दिख रहे हैं। जी सना, जाहिर सी बात है, तो पाकिस्तान की बौखलाहट ही से समझी जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार खिलाफ वर्जी करता रहा। लेकिन आर्टिकल 370 के दरमियान हमने ऐसी खबरें नहीं सुनी। अब हम ये
ये देख रहे हैं कि जम्मू में या फिर वादी कश्मीर की बात कर ले तो वहां पर हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। आज से फोन पर लैंडलाइन फोन की घंटी भी बजनी वादी कश्मीर में शुरू हो गई है। तो 5 इलाकों में जम्मू के 5 अजला में 2G खदमात भी बहाल कर दी गई हैं, जो कि पाकिस्तान को देखा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से नापाक हरकत करते हुए फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। और ये खिलाफ वर्जी राजौरी के नौशहरा सेक्टर में की जा रही है। कहा जा रहा है, अपडेट के मुताबिक हमारे नुमाइंदे समीर बता रहे हैं कि वहां पर रुक रुक कर फायरिंग जारी है। और इसी के साथ एक बड़ी खबर और उन्होंने बताई कि कई फिदाइन हमलावर कठुआ और सांबा से दरअंदाजी करने की कोशिश में है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस से इनपुट मिला है और उसके बाद सिक्योरिटी नफरी को चौकस कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए समीर। इस वक्त दूसरी बड़ी खबर आ रही है जो कि कश्मीर के हालात के ताल्लुक से है। कश्मीर में हालात साजगार हो गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन ने बयान दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलने लगी हैं, पूरी वादी में तमाम स्कूल भी खोले जाएंगे, पीर से सरकारी दफातर काम करना शुरू कर देंगे, किसी इलाके से नाखुशगवार वाकये की कोई खबर नहीं है। तो कश्मीर में हालात साजगार हैं, धीरे धीरे हालात मामूल पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन जो है वादी कश्मीर के लोगों के लिए कदरे राहत भरा रहा, क्योंकि मरहलेवार तरीके से कई इलाकों में आज फोन की घंटियां, लैंडलाइन फोन, BSNL लैंडलाइन फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां सड़कों पर दिखाई दे रही हैं दौड़ती हुई। पूरी वादी में तमाम स्कूल भी पीर से खोले जाने वाले हैं और साथ ही साथ पीर से सरकारी दफातर काम करना शुरू कर देंगे, जिसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम किया जाएगा कि वो तमाम मुलाजमीन को दफातर तक ले जाएं। किसी इलाके से उन्होंने साथ ही कहा कि नाखुशगवार वाकये की कोई खबर नहीं। तो कश्मीर में हालात साजगार हो रहे हैं, ये कहना है जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन का, क्योंकि हमने तस्वीरें भी देखी। कई मकामात ऐसे हैं वादी के जहां पर खारदार तारों को हटा लिया गया है और साथ ही साथ कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज से लैंडलाइन फोन की सहूलियात मैसर भी की जा रही हैं, यानी मरहलेवार तरीके से फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ इंतजामिया का ये भी कहना है, सरकार का ये कहना है कि जैसे सूरत हाल मामूल पर लौटती हुई दिखाई देंगी, तमाम खिदमात बहाल कर दी जाएंगी, सहूलियात बहाल कर दी जाएंगी। इस बीच कल ये भी फैसला लिया गया कि पूरी वादी में तमाम स्कूल खोले जाएंगे और ये स्कूल पीर के रोज से खुल जाएंगे। साथ ही पीर से सरकारी दफातर काम करना शुरू कर देंगे। एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, आपने उस वक्त वादी का रुख किया और वहां पर जायजा लिया जब खारदार तार और कमोबेश 1-2 लोग ही सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। आज की तस्वीरें ऐसी हैं कि लोगों की चहलकदमी थोड़ी बहुत जरूर दिखाई दे रही है और कई जगह ऐसे हैं जहां से खारदार तारें हटा ली गई हैं। और आज का दिन वादी कश्मीर के लिए कदरे राहत भरा हुआ है, क्योंकि आज से फोन की घंटियां भी, लैंडलाइन सहूलियात भी लोगों को मैसर हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा है कि अब कश्मीर में हालात साजगार हो रहे हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से लगातार रिलैक्सेशन दी जा रही है। हमने देखा था कि ईद के आसपास भी काफी रिलैक्सेशन दी गई थी और काफी इंतजाम भी किए गए थे। और 15 अगस्त के आसपास हालांकि थोड़ी सख्ती की गई और वहां पर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा रही 15 अगस्त के बाद, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो रिलैक्सेशन दी जा रही है। लैंडलाइन जो है वो काम करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि जम्मू के कुछ इलाकों में इंटरनेट भी बहाल हो गया है, लेकिन अभी स्पीड कुछ कम आ रही है, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक। और वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बयान दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है, उनका भी कहना है कि स्कूल कॉलेज भी मंडे से वहां पर श्रीनगर में खोल दिए जाएंगे। और जो सरकारी इदारे हैं उनको हालांकि गवर्नर ने कल ही कह दिया था वो शुरू करते काम, लेकिन फुल फ्लेजली मंडे से ये खोल दिए जाएंगे। इसी बीच लगातार कोशिश रही है सरकार की भी कि हालात जो है वो काबू में रहें और कोई बुरी घटना ना हो, इसके लिए भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए थे। और कल जिस तरह से UNSC में भी जब इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई थी, कश्मीर के मुद्दे को लेकर, जो चीन जो मुद्दा लेकर गया था UNSC में, उसके बाद जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने भी ये बात कही थी कि कश्मीर में जो भी कदम उठाए गए वो प्रिवेंटिव मेजर्स है, ताकि किसी जान माल का नुकसान ना हो। और इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसे में हालात को देखते हुए कुछ कदम उठाए गए थे, लेकिन हम धीरे धीरे ये हालात जो है वो मामूल पर आ जाएंगे। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से भी
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जल्द ही 370 को हटाने के जो फायदे हैं उस पर तफसीली जानकारी आवाम तक पहुंचाई जाएगी रेडियो, टीवी, अखबारों के जरिए, और ये समझाया जाएगा कि किस तरह से 370 के हटने से जम्मू कश्मीर की आवाम को और लद्दाख की आवाम को फायदा होगा। और इसके साथ साथ ही जो वहां पर जो अधिकारी हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो 20 फैमिलीज से टच में जाएंगे, उनको भी वो पर्सनली समझाएंगे कि इस कदम का आखिर फायदा क्या है। बेहद शुक्रिया चलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो कश्मीर में हालात साजगार हो रहे हैं, ऐसा कहना जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन का। जम्मू कश्मीर में मरकज क्या करना चाहती है इन्हें खुद ही नहीं मालूम। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी गई, लेकिन उस समय से लेकर आज तक जो स्थिति बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या माहौल को बदलने की कोशिश की बात करके क्या विपक्षी पार्टियों के साथ जो सरकार कर रही है उसको कितना सही मानते हैं? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद शासन प्रशासन क्या कर रहा है वो उनको खुद को समझ नहीं है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य हो रही है, ग्रेजुअल ईजिंग हम कर रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, जो टेलीफोन सेवाएं वो बहाल हो रही हैं और धीरे धीरे इस तरह से करेंगे। और दूसरी तरफ जो नेता गिरफ्तार हैं वो जैसे कि तैसे गिरफ्तारी में चल रहे हैं और नए सिरे से गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर उनको गिरफ्तार कर दिया, उन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ है। और प्रवक्ता रविंद्र शर्मा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राजीव जी की जयंती के सिलसिले में, जो तैयारियां होनी है उसके सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ से उनको गिरफ्तार कर दिया। एक तरफ तो स्थिति सामान्य की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति जम्मू कश्मीर में सरकार ने बनाई है। मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री जी पूरी तरह से स्पष्ट करें कि उनका भविष्य के लिए, आगे के लिए क्या मंशा है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कश्मीर में बंदिशों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। खासतौर पर श्रीनगर में प्राइवेट गाड़ियां नजर आ रही हैं। कुछ इलाकों में खारदार तारें हटा ली गई हैं। ज्यादातर इलाकों में बंदिशें अभी भी जारी हैं। सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द हालात साजगार होंगे। वहीं सरकार की जानिब से कहा जा रहा है कि हालात साजगार हो रहे हैं और वादी के लोगों की जिंदगी और कारोबार दोबारा अपनी ट्रैक पर आ जाएंगे। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर ने जायजा लिया। नरमी करने के ऐलान के बाद श्रीनगर शहर के कई इलाकों में आज खारदार तारें हटा ली गई हैं और लोगों की आवाजाही है। लेकिन यहाँ डाउनटाउन श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को की मूवमेंट बंद है। बहुत बंदिशें सख्ती से आयद हैं। ये खानियार का इलाका है जहाँ पे हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को रोका जा रहा है और उनकी जो मूवमेंट है उस पर कदगनें लगाई गई हैं। ये एक इलाका है, अगर वहाँ से ये दूसरा इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर गाड़ी निकल भी आती है, छोड़ भी देते हैं, लेकिन आगे उस गाड़ी को रोका जा रहा है और उससे आगे चलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जहाँ श्रीनगर के दीगर इलाकों का ताल्लुक है, अक्सर इलाकों से आज खारदार तारें तक हटा ली गई हैं। लोगों की आवाजाही है, निजी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन डाउनटाउन श्रीनगर में बंदिशों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। इस वक्त बड़ी खबर दफा 370 की मनसूखी को लेकर आ रही है, जिसके बाद बीजेपी को बड़ा फायदा हासिल हुआ है। बीजेपी की रुकनियत में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखा जा रहा है और ये इजाफा उत्तर प्रदेश रियासत में सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदे पहुंचा रही है। 21 अगस्त को बीजेपी मुहिम की कामयाबी पर मीटिंग करने वाली है। 20 अगस्त को रुकनियत साजी की मुहिम खत्म हो रही है। इससे पहले हम आपको बता दें कि बीजेपी की रुकनियत साजी की मुहिम वक्त से पहले ही खत्म हो रही थी, जिसके बाद बीजेपी के अहम लीडरान ने यह फैसला किया कि रुकनियत साजी की मुहिम में तौसी की जाएगी और ये तौसी 20 अगस्त तक की गई थी, क्योंकि
आला लीडरान की जानिब से कहा गया कि बीच में पार्लियामेंट का सेशन रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीजेपी से जुड़ना चाहते थे लेकिन वो नहीं जुड़ पाए, लिहाजा तौसी की गई 20 अगस्त तक। और अब ये नतीजा सामने आया है कि दफा 370 की मनसूखी से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। बीजेपी की रुकनियत में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज किया गया है और सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद उत्तर प्रदेश से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु में मरकजी इंटेलिजेंस की इत्तला के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई अलर्ट के पेश नजर बेंगलुरु के अहम मकामात जैसे विधानसौधा, मैजेस्टिक, मेट्रो स्टेशंस पर सख्त हिफाजती इंतजाम कर दिए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने मुख्तलिफ इलाकों के डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस को सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दे दी है। जराये के हवाले से ये खबर है कि कुछ दरअंदाज शहर में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले हैं, जिसकी बिना पर यह अलर्ट जारी किया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर वुज़रा ग्रुप की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण समेत कई वुज़रा ने शिरकत की। ताहम इस मीटिंग में किन मसाइल पर बातचीत हुई अभी तक ये वाज़े नहीं हो पाया है। मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसका बैठक का देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अब यहाँ से निकल रहे हैं और जिन मुद्दों की अगर बात की जाए कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई थी, यहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कई महत्वपूर्ण मसलों पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कि देश में बाढ़ की स्थिति, उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जम्मू कश्मीर के मसले पर भी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में डिफेंस के साथ साथ किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, इस मसले पर भी बातचीत हुई। इस बैठक में शहरी विकास मंत्री भी पहुंचे थे, जिससे कि बाकायदा वो तय हो रहा था कि किस तरह से और वहाँ पर बेहतर डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर में जो पिछले कुछ दिनों से गतिरोध बने हुए हैं, किस तरह से उसको जल्द से जल्द उस पर बेहतर किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आम आदमी पार्टी के बागी लीडर कपिल मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के दिल्ली सदर मनोज तिवारी और दीगर लीडरों की मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने बीजेपी का हाथ थामा। आम आदमी पार्टी की तरफ से कपिल मिश्रा की असेंबली की रुकनियत खत्म कर दी गई, जिसे कपिल मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, आज कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? स्वागत है उनका। वो बहुत दिन से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और जिस प्रकार जिस दर्द में वो थे, आज उनको उस दर्द से मुक्ति मिली है। भारतीय जनता पार्टी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। बीजेपी में शामिल होने से कपिल मिश्रा के कितनी और ज्यादा सहयोग मिलेगा बीजेपी को? नहीं, निश्चित रूप से अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। ऋचा पांडे भी शामिल हुई है महिला विंग की। देखो, ऋचा पांडे का बीजेपी में शामिल होना बहुत बड़ी घटना है। महिला विंग की हेड वही छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करती है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ महिलाओं के मन में कैसा अविश्वास आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के प्रति हो गया है। सर, बस एक सवाल और है कि कपिल ने कहा कि अब वो खुलकर भारत माता की जय और कश्मीर हमारा है कह सकेंगे और खालिद और कन्हैया जैसे लोगों के सहयोग में उनको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने दिखाया है। जब वो भारत माँ तेरे भारत के टुकड़े होंगे उनको भी सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ भारत माता की जय बोलना तो बहुत ही मुश्किल काम है, जैसा आज कपिल ने बताया। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि कपिल मिश्रा का बीजेपी में स्वागत है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। भूटान के थिम्फू में हिंदुस्तानी और भूटानी बाशिंदों ने पीएम मोदी का वालेहाना इस्तकबाल किया और रास्ते में इस्तकबालिया बैनर और तिरंगा लिए खड़े रहे। पारो एयरपोर्ट पर भी इनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया था। मोदी के इस्तकबाल के लिए भूटान के वजीर आजम खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अपने दौरे के दौरान मोदी दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात और दिगर आलमी और इलाकाई उमूर पर बातचीत करने वाले हैं। वजीर आजम एक बिजली प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। वो भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और तलबा से भी खिताब करेंगे।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी बाशिंदों से मुलाकात की। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी आगे बढ़ते हुए लोगों से मुलाकात करते हुए देखे जा रहे हैं। लोग आशीर्वाद चाहते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। और प्रदेश में यानी भूटान में हिंदुस्तानी काफ़ी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को देखकर खुश नज़र आ रहे हैं, तो वहीं भूटानी बाशिंदे और बच्चे भी तिरंगा लिए हुए देखे जा सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी शफकत के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी भूटानी लोगों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, तो वहीं हिंदुस्तानी बाशिंदों से भी मिलते हुए पीएम मोदी नजर आए। और इस बीच जो देखने लायक चीज़ थी वो ये कि हिंदुस्तानी बाशिंदे जो भूटान में क़याम पजीर हैं, रहते हैं, उनकी जानिब से काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है और इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिजली प्रोजेक्ट को लेकर अभी भूटान में इफ्तिताह करने वाले हैं और साथ ही साथ दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ मुआहदे पर भी दस्तखत होने वाले हैं। पीएम मोदी रॉयल यूनिवर्सिटी में भी खिताब करेंगे और इस खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि असातिज़ा और तलबा से ख़िताब करने वाले हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तानी हैं, जो भूटान में रहते हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के पीएम को दूसरे मुल्क में जहां वो रह रहे हैं देख कर काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं और सभी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक के बाद दीगर मिलते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर बात भूटान के बाशिंदों की कर ली जाए तो बड़े ही शफकत के साथ पीएम मोदी ने उन तमाम लोगों से मुलाकात की और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये रास्त नशरियात तस्वीरें हैं, टेलीकास्ट है भूटान से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पूरे दौरे पर हमारी नज़र है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। एक इस वक्त की तस्वीर है जो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गाड़ी में मौजूद हैं और कुछ देर पहले की तस्वीर है जो लोगों से मिलते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं और इस वक्त गाड़ी से पीएम मोदी उतरने वाले हैं। इस बीच मोदी मोदी की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो इस वक्त बड़े ही शफकत के साथ पीएम मोदी एक बच्ची से मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो कि भूटान की बाशिंदा है। इस बीच मोदी मोदी के नारों से भी समा गूंज रहा है। तो हिंदुस्तानी बाशिंदे मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनसे अब से कुछ देर बाद मुलाकात भी करेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के